आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एसिडिक रिएक्टर का ये लास्ट लेक्चर। अब इस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ये सीखेंगे कि आखिरकार हम एसिडिक रिएक्टर को किस तरीके से रिएक्शन से रिलेट करें। तो जिसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि आखिरकार हमारे पास कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हम ये कैसे बताएंगे कि वहाँ पर उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी हमारे पास क्या है। अब फिजिबिलिटी से मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन फॉर एसिड बेस रिएक्शन, हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन फॉर एसिड बेस रिएक्शन। अब आपको ये चीज समझाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ बात बतानी पड़ेगी। देखिए, यदि मैं कोई रिएक्शन की बात करता हूँ और यदि मेरे पास कोई एक एसिड है और जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी मैं रिएक्शन जब कराऊंगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि क्या होगा, वीक एसिड का सॉल्ट होगा, और यहाँ पर इस तरफ हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, और यह जो एसिड होगा ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो आपको सिंपल सा पॉइंट ये समझना है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के दौरान जो हमेशा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो क्या करता है, वीक एसिड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट। या तो आप इस लाइन में समझ जाइए, या फिर मैं इसी को समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूं, हमेशा जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जाया करेगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि रिएक्शन हमारे पास वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएंगे तब ही तो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड का सॉल्ट डिस्प्लेस हो पाएगा। किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहीं पर एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके सामने क्या है, HCOOH है, और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ PHCOO-K+। अब जब मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ यहाँ पर, देखो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्लेस एसिड करते हैं कैसे, HCO-K+ प्लस PHCOOH। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मैं बोलूँगा आराम से, जो फॉर्मिक एसिड होते हैं वो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू किसके, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमें अच्छे समझ में आ रहा है कि हमेशा रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी। तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन कैसी है, फिजिबल रिएक्शन है। बस आपको एक एक करके यही सारी बातें हर एक रिएक्शन में समझानी है, क्या वह रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन की और बात करता हूँ, वो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि हमारे पास यहाँ पर COOH है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PHO-Na+, और आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, COO-Na+ प्लस POH। इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है, फिनॉल है, जो कि वीक एसिड है। तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर ये रिएक्शन भी फिजिबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से किस तरफ जा रही है, वीक एसिड की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पर भी बोल देंगे ये रिएक्शन भी हमारे पास फिजिबल है। तो इसी तरीके से आपको रिएक्शंस को देखना है डिफरेंट, और आपको फिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो फिजिबल कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगा, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड देखना ना चाहिए। और फिजिबल कब नहीं होगा, जब उसके आप रिवर्स की बात कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। कुल मिला के हमने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में यही सीखा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड के सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। कहने का मतलब रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी। आपको बस इतनी बात समझनी है। अगर मैं इन सभी क्वेश्चन में बात करता हूँ तो आपको हर एक रिएक्शन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। देखो अगर मैं इन सब में देखता हूँ तो आखिरकार ये वाला देखो COOH और यहाँ पर इसके ऑर्थो पे ग्रुप लगा है और यहाँ पर COH। सबसे पहले आपको एसिड और सॉल्ट में अलग अलग करना है। ये एसिड है और ये क्या है, सॉल्ट है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सॉल्ट का मतलब एक तरीके से उसका कॉन्जुगेट बेस बना होगा जहाँ पर उसके नेगेटिव पार्ट के साथ क्या होगा, आयन होगा, कैटायन। तो देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। और आपको मैंने बताया था जब भी कभी ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो वो बेंजोइक एसिड ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पर ये कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताइए क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की तरफ जा सकता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल रिएक्शन है। बस सिंपल सी बात आपको इतनी पहचाननी है। कोई भी रिएक्शन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। फिर देखिए क्या रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जा रही है। अगर मान लो यहाँ वीक एसिड होता, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम यहीं पर लिखते हैं नॉट फिजिबल, क्योंकि जनरली हमारी जो आदत है वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन को देखने की है। तो हम फिजिबल कहने का मतलब ये बोल रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ऐसे ही यहाँ पर देखो एक तो आपके पास यहाँ से एसिडिक एच होगा और एक एसिडिक एच यहाँ से होगा। तो आपको पता है ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। अब आपको मुझे ये नहीं पढ़ाना यहाँ पर कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत डिटेल में बताया है। आपको तो बस ये पहचानना है कि दोनों अगर एसिड होंगे तो किस तरीके से होंगे और ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो अब आप क्या बोलोगे, रिएक्शन कैसी है, फिजिबल है, क्योंकि हमेशा कहाँ से कहाँ जा रही है रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। मतलब कुल मिला के ये जो वीक एसिड का सॉल्ट है इस वीक एसिड के सॉल्ट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जगह ले लेगा। यही तो हमने पढ़ा है कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड के सॉल्ट से वीक एसिड को हटाकर ऐसे बना देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब देखो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है और यहाँ पर CH2ClOH है। और आपको पता है Cl कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब हमने बात की थी तो हमने एरोमेटिक और एलिमेटिक की बात की ना। एक तो हमने एलिफेटिक की बात की थी और एक एरोमेटिक की बात की थी। तो HCOH उन सबसे ही ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि यदि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो उसके लगा देने से फिर भी वो एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। तो सुनो, ये हमारे पास इस बार क्या है, वीक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, तो बहुत अच्छा खासा एसिडिक होगा। तो हम बोलेंगे ये बार इस जो रिएक्शन है ये नॉट फिजिबल है, क्योंकि हमेशा रिएक्शन कहाँ से कहाँ फिजिबल होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। लेकिन इस बार ये खुद क्या है, वीक एसिड, और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। आप फिजिबल और नॉट फिजिबल हटाकर फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये सल्फोनिक एसिड है, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है। बहुत अच्छे से पता है सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड से वीक एसिड की तरफ जाना चाहेगी। तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन भी क्या है, हमारे पास फिजिबल रिएक्शन है। बात करते हैं इस रिएक्शन की। बस सिंपल सी बात है। देखो एक तरफ तो फिनॉल पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, और एक तरफ फिनॉल पे कोई ग्रुप लगा नहीं है। तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है। और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से ही वीक एसिड की तरफ जाती है। तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन भी क्या है, फिजिबल है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, फिनॉल, और यहाँ पर क्या है, अल्कोहल। मैं लिख देता हूँ फिर भी एक और बार। इसको हम बोलते हैं फिनॉल और इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो हमें पता है फिनॉल क्या है, एक ज़्यादा अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ये एक वीक एसिड है। तो हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी। देखो अगर मान लो एक समय के लिए मैं यहाँ से Na+ हटा देता हूँ तो अब किसका फील आ रहा है कि इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। ऐसे ही यहाँ से मैंने Na+ हटा दिया, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। और हमेशा ऐसे ही तो होता है, एसिड से H+ हटाते तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। बस यहाँ पर इनके कैटायन आ गए हैं तो उसी को सॉल्ट बोल दिया, बस उसी को यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ पर ये Na+ था
और यहाँ पर भी ये Na+ था। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा वीक वाले को, किससे, इस वाले पार्ट से, अपने से। तो हम बोलेंगे ये वाली रिएक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिजिबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला टॉपिक इस लेक्चर का समझ में आया होगा कि हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन बिटवीन एसिड बेस रिएक्शन, कि आखिरकार रिएक्शन कैसे होगी। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल एंड रिएक्शन विथ NaHCO3। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रिएक्शन विद मेटल कैसे होती है किसी भी एसिड की। देखो, सबसे पहले हम एक एक करके डिफरेंट कंपाउंड्स लेने वाले हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में सबसे पहले हम मान लो एल्कोहल लेते हैं। देखो यहाँ पर एल्कोहल हमारे पास ROH होता है। अगर मैं इसके सामने मेटल ले लेता हूँ, मान लो मैंने सोडियम ले लिया, तो जब भी कोई एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो वहाँ पर सॉल्ट बनाता है RO- Na+, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, लिबरेशन देता है। आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, यदि कोई एसिड है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करे, मतलब इस पॉइंट को समझो, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। यदि वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वहाँ पर क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट का फॉर्म करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। ये बहुत ही 10th क्लास की बेसिक रिएक्शन है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उसी रिएक्शन को मैं यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से समझा रहा हूँ। सॉल्ट का नाम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब हमें इसके मैकेनिज्म से कुछ इतना लेना देना नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, चलो अगर हम मैकेनिज्म भी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें, हमारे पास सामने क्या है, मेटल है। तो मेटल से क्या होता है, यहाँ पर Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता है, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी सुना होगा। और यहाँ पर जो ROH है वो यहाँ से हो जाता है RO- प्लस H+। अब देखो यहाँ से ये दोनों पार्ट तो आपके सॉल्ट के फॉर्म में आ जाते हैं RO- Na+, और यहाँ से ये दोनों में क्या होता है, H डॉट का फॉर्मेशन होता है, और H डॉट मिलके आपस में क्या बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं, जहाँ से हाफ H2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। मतलब ये जस्ट मैकेनिज्म है आपको समझाने के लिए। देखो ये तो हो गया एल्कोहल। अब मान लो मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ, हमारे पास ईथर है, तो मुझे आप बताइएगा ईथर क्या होता है, ROR। अगर मैं इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊँ, क्या यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईथर के पास खुद के पास लोन पेयर है, तो ये एक्चुअली एक तरीके का क्या है, लुईस बेस है। मतलब ये एसिड ही नहीं है, और अगर एसिड ही नहीं है तो मेटल के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो यहीं पर आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है नोट में, कि इसी को मतलब एल्कोहल एंड ईथर को हम कैसे कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग सोडियम मेटल। तो इसी को हम बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। मतलब अगर आपको एल्कोहल और ईथर को डिस्टिंग्विश करना है तो आप सोडियम मेटल टेस्ट करवा दीजिए। एल्कोहल तो रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ईथर फॉर्मेशन नहीं करता। अब हम थोड़ी सी और रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे थर्ड बात करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म करेगा, बहुत सरल है। आपके पास RCOOH है, प्लस यहाँ पर मेटल है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा, प्लस यहाँ से वही हाफ H2 गैस लिबरेशन। कोई भी एसिड होता है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाफ H2 गैस का लिबरेशन करता ही करता है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही मान लो यदि हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, बताइएगा कैसा होता है, RSO3H प्लस Na। क्योंकि ये भी एसिडिक है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RSO3 माइनस Na प्लस हाफ H2 गैस का लिबरेशन। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, एल्काइन। एल्काइन का जो H होता है वो भी एसिडिक होता है, इस बात को आज हम पता करके रहेंगे। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एसिटिलाइट इस तरीके से C माइनस Na प्लस हाफ H2 गैस का लिबरेशन फॉर्मेशन हो जाएगा।
और मन कर रहा है तो अब मान लो अब हम कोई एरोमेटिक स्पीसीज ही ले लेते हैं एक तरीके से, मान लो उसको एरोमेटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया। तो वही मेटल क्या करेगा, देखो यहाँ से H+ हटा देगा तो यहाँ पर आपके पास ये वाला आयन बना देगा -Na+। अब इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि ये जो H था कैसा था, एसिडिक H था, और अगर एसिडिक H है तो कोई भी मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बन चुका है। साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। और मैंने आपको सब कुछ पहले पढ़ा रखा है कि आखिरकार ये एसिड है तो एसिडिक है ही क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्टेबलाइज्ड होगा। अब देख लो जिसके भी यहाँ पर इन सब के जिसके भी कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबलाइज्ड ही है एक तरीके से, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं अभी अल्कोहल का कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, जब मैं कंपेयर करूंगा तब इससे कंपैरिजन में बोलूंगा ये कम स्टेबलाइज्ड है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अभी अपने अकेले में तो खुद स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, अकेले में कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और ऐसे ही मैं कुछ 1-2 रिएक्शंस और बताता हूँ, आप पढ़िए। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बस कंप्लीट करना है इन सभी सवालों को कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो आपके पास मेटल है और ये सामने एसिड है, और मैंने अभी भी सिखाया था जब भी मेटल हो एसिड हो तो यहाँ पर आप पहले चुपचाप से सॉल्ट बनाइए PHO Na+ और प्लस हाफ H2 गैस का क्या कर दीजिए, लिबरेशन कर दीजिए। इसको समझने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको मैं समझाऊँ तो देखो यहाँ पर Na+ है और यहाँ पर H- है। यहाँ से क्या आएगा PHO- और यहाँ से क्या आएगा H+, यही आएगा। हमेशा जो एसिड होता है वो H+ देता है सिस्टम में। अब देखो ये H- और ये H+ मिलके तो H2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। तो इस बार भी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, PHO- Na+ प्लस H2 गैस का लिबरेशन, क्योंकि ये मेटल का हाइड्राइड ही तो है। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पर NaNH2 का कैसा हो जाएगा, ये Na+ और यहाँ पर NH2-। तो देखो पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव लगा दो और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव बना दो, और यहाँ पर किसका लिबरेशन होगा, इस बार अमोनिया गैस का लिबरेशन होगा। बस आपको गैसेस का ध्यान देना है कि कब एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है और कौन सी गैस का लिबरेशन होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। थोड़ा सा वेट करो, मैं सिखाऊंगा कैसे बनेगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर CH3Li है, आपको इस बात को समझाने के लिए समझा सकता हूँ। देखो कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड होता है तो मेटल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट, और उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट आएगा CH3 के ऊपर, क्योंकि आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरे कहने पर मान लो कि CH3 पे अगर नेगेटिव आएगा तो ये क्या चाहेगा, इस पॉजिटिव पार्ट को खींचना चाहेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एक तो मीथेन CH4, देखो CH3 यहाँ से और H यहाँ से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा PHO- Li+। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ोगे बहुत अच्छे से तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं ये एल्काइल लिथियम होता है, जहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। और मैंने अभी सिखाया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको इस बात की तो अब आदत डाल लेनी है। जैसे रिएक्शन आपने ऊपर वाला किया है वैसे ही हूबहू ये रिएक्शन यहाँ होने वाला है। अच्छा सर पहले Na था अब क्या आ गया, तो आपको पता है कि मतलब पोटेशियम, ऑलमोस्ट एक्टिविटी सेम होती है। तो अब एकदम स्पीड में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O- K प्लस हाफ H2 गैस का लिबरेशन। यहाँ पर KH है, कितना सरल हो चुका है, CH3CO- K प्लस H2 गैस का लिबरेशन। KNH2 है तो यहाँ पर आप KH2 मत कर देना, ज़्यादा फ्लो में है ना, एन सारे गैप करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं करना होता भाई। केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखो। और यहाँ पर क्या जाएगा, अमोनिया गैस का लिबरेशन। और इस वाले केस में क्या करोगे बताओ, अभी हमने बात की थी, यहाँ पे तो CH4 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नेगेटिव इसके H+ को भगा ले जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O- Li+। जिस तरीके से आपने ये दो रिएक्शन किए हैं वैसे ही मैं चाहूँगा ऐसा ही कार्यक्रम आप इसके लिए भी करो, और ऐसा ही कार्यक्रम आप इसके लिए भी करो। मतलब इन दोनों के सामने रिएजेंट कौन कौन होंगे, एक तो आप सोडियम ले लो, एक आप सोडियम हाइड्राइड ले लो, एक आप NaNH2 ले लो,
और एक आप एल्काइल लिथियम ले लो। एक तो आप इसके साथ सॉल्व कर देना और एक आप इसके साथ सॉल्व कर देना। ये आपका होमवर्क है, लिख देता हूँ मैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ करना। तो ये आपका पार्ट खत्म होता है रिएक्शन से रिलेटेड। अब हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ NaHCO3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं बताने वाला हूँ उसमें एक अच्छी वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ NaHCO3। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं और उनके साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं। और हमें एक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमेशा जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ ही होती है। इस बात को हमने क्लियर करा है। तो मान लो मैं सबसे पहला आपके पास जो लेता हूँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ और कार्बोक्सिलिक एसिड से NaHCOO3 की रिएक्शन करवाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे जब मैं NaHCO3 की रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको पता है ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट, एक तरीके से बेस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले करोगे यहाँ पर COO माइनस Na प्लस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड बनेगा वो होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो अब आपको कंपेरिजन क्या करना है, एक तो एसिड ये A1 है और एक एसिड ये A2 है। अब इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, आपको पता है इसकी जो पीके वैल्यू होती है समथिंग 4.2 और इसकी पीके वैल्यू समथिंग 6। याद करो जो पीके वैल्यू वाली टेबल है। देखो, मैंने उस दिन भी समझाया, आज भी समझाता हूँ, जो एसिडिक है वो बना रहेगा और जो एसिडिक कम है वो भी बना रहेगा। हम तो जितने भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो सिर्फ ये सीख रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने उस कॉन्सेप्ट लगा के आंसर सही बताएं। अब इन दोनों में आप क्या चेक करोगे, अच्छा इसमें कौन सा रेजोनेंस लगाओगे, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे, तो नहीं बता पाओगे ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे ये कैसा एसिड है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है अकॉर्डिंग टू पीके वैल्यू हमें अच्छे से पता है, और यह कैसा एसिड है, यह एक वीक एसिड है। इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे बताना क्या ये रिएक्शन होगा, तो हम बोलेंगे हाँ जी सर, ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड होती है, जो कि हमने बहुत आसानी से कर भी दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब मुझे इस ही रिएक्शन को फिनॉल के साथ भी करवा के देखना है कि वहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो देखो, फिनॉल के केस में हमारे पास कैसा होता है सिस्टम, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या होगा NaHCO3, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर पहले आप अपने दिल की पूरी कर लो, यहाँ पर आपने O माइनस Na प्लस बनाया और यहाँ पर आपने क्या बनाया, H2CO3 बनाया। देखो, फिनॉल की अगर मैं आपसे pKa वैल्यू की बात करता हूँ तो ये 10 होती है और इसकी pKa वैल्यू मैंने अभी भी क्या बताई थी, 6 होती है। तो अब आप मुझे खुद बताना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम बोलेंगे सर ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड क्या होगा, पक्की बात है वीक एसिड होगा। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी, तो हम बोलेंगे सर रिएक्शन होगी ही नहीं। इसीलिए पढ़ाने वाले बोलते हैं कि फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। आपने अपनी पूरे केमिस्ट्री के सफ़र में पक्का सुना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है लेकिन फिनॉल नहीं करता। तो नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, जब भी आपको डिस्टिंग्विश करना है वो डिस्टिंग्विश आप हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट से कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्शन दिखा रहा है लेकिन फिनॉल रिएक्शन नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमें पता है रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मान लो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे बताइएगा, यहाँ पर मैं ये वाला फिनॉल लेता हूँ OH और यहाँ पर CH3, क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा?
तो आप बोलोगे सर हद कर रहे हो, जब फिनॉल है तब उसने टेस्ट नहीं दिया, इसके ऊपर तो आप CH3 ग्रुप लगा रहे हो जो कि +H और +I दिखाएगा, तो ये तो भूल कर भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होगा और उस तरफ क्या मौजूद है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, मुझे बताइएगा यहाँ पर आपके पास OH NO2 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 और यहाँ पर हमारे पास क्या है NaHCO3। क्या इस बार ये जो आपको डरावना सा कंपाउंड दिख रहा है क्या रिएक्शन देगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल देगा। यही है पिक्रिक एसिड, और मैंने आपको बोला था पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और समथिंग इसकी पीके वैल्यू मैंने 0.5 या 7.5 ऐसे कुछ लिखवाई थी, याद नहीं आ रही मुझे, देख लेना आप लोग, है ना। पीके वैल्यू इसकी कितनी थी 0.75 समथिंग, और हमें पता है इसकी पीके वैल्यू कितनी है, अभी भी बताई मैंने 6। तो हम बोल सकते हैं इसी की तलाश थी हमें, मतलब ये फिनॉल का इकलौता डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, जिसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। और इवन ये तो वो एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या है, ज़्यादा खतरनाक एसिड है। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो कुल मिला के हमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में यही समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिनॉल उसके डेरिवेटिव नहीं देते हैं एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड, इतना आप याद रखोगे। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करके आता है। देखो जो एडवांस लेवल के पेपर होते हैं, बहुत टिपिकल पेपर होते हैं, बहुत टफ पेपर होते हैं, तो IIT JEM और आने वाले नेट KT में भी ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर यूज़ कर दिए जाएँ, भूल जाएँ तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, और ऐसा प्रीवियस में क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि PHCOOH और सामने क्या है NaHCO3 और यहाँ पर एक गैस दिया है, ऐसे ही PHSO3H और यहाँ पर क्या है NaHSO3 और यहाँ पर B गैस दिया है। तो आपसे सवाल पूछा है A+B जो दोनों ही गैस है उनका आपका मोलर मास क्या है, ये सवाल है आपके पास। अब आप इस सवाल को कैसे करोगे, जब तक आपको रिएक्शन का पूरा आइडिया नहीं है तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। देखना जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास मैंने रिएक्शन क्या बताई थी आपको, PHC⋯OOH, जहाँ पर आप NaHCO3 जब लेते थे तो क्या फॉर्म करता था, PHC⋯OO-Na+, कुछ इस तरीके से आप बनाते थे और आगे बनाते थे आप क्या, कार्बोनिक एसिड। अब मुझे मतलब इससे है, सब कुछ इसमें छुपा है। अब इसमें क्या क्या छुपा है, इस पॉइंट को हमें समझना है। देखो H2CO3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है H2CO3। एक्चुअली यहाँ से होता क्या है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है और CO2 गैस मिलती है हमें, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब ये आपने अगर इतना समझ लिया और अगर आपको इसके आगे की नॉलेज नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब H2 निकालोगे CO2 गैस मिलेगी, तो इस ही CO2 गैस की बात कर रहा है कि जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे तो सुनो, ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस का लिबरेशन होगा, CO2 का। ऐसे ही ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो इसमें भी पक्की बात है क्या, रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CO2। बस अब आप दोनों ही CO2 का मोलर मास जोड़ दो, मोलर मास सबको निकालना आता है, 44 + 44, तो आपको बस 88 ग्राम पर मोल, जो भी जिसमें पूछा गया होगा मोल में ही होता है, तो ग्राम पर मोल। इस तरीके से आपके पास है। देख कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको केमिस्ट्री ही सीखनी है तो आपको सारे ही पहलू पता होने चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। अभी हम ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम एंडिंग तक जाके छोड़ूंगा, बताऊंगा असली में सब्जेक्ट क्या है। ऐसे ही मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन समय पर। अभी समय नहीं है, अभी तो बस इस पे ही हमें खोना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो भाई, वो कंटेंट दे रहा हूँ जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, और जितना अच्छा हो सके आप चीज़ों को फैलाइए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग समझेंगे, ज़्यादा जानेंगे, तो उससे बढ़िया होगा और मोटिवेशन मिलता है। अब हमारा बेसिसिटी बचा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर बचा है, उसको भी बहुत जल्दी हम खत्म करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।